नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल पारिक आप सबका स्वागत करता हूं। कल हमने स्टैटिस्टिक्स में संगणक एग्जाम के लिए स्टैटिस्टिक्स को शुरुआत की थी हमने, और कल मैंने आपको उसका बेसिक परिचय बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसमें जो डेटा शब्द उसका मतलब क्या है, कुछ परिभाषाएं पर चर्चा की थी हमने, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। आप जो शुरुआत के बेसिक टॉपिक है थ्योरेटिकल, उसमें बहुत ज्यादा मत उलझना, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अच्छे से समझने, अच्छे से कवर करने हैं। और जो शुरुआती टॉपिक है उनको आप एक नॉर्मली तरीके से उनका सारा परिचय रखना, बस इतना ही तैयार करना कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सही हो जाए, और उससे उतना ही पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबी चौड़ी उसमें राम कहानी पढ़ने लग जाओ, तो केवल सफिशिएंट और एग्जाम ओरिएंटेड मैटर हमें पढ़ना है। बाद में हम जब प्रैक्टिकली टॉपिक पर आएंगे, जिनको अच्छे से प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझना है, वहां थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना। तो कल हमने स्टार्ट की थी स्टैटिस्टिक्स का सामान्य परिचय, और आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रहण या आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हमें आज पढ़ना है। और कल मैंने आपको बताया था कि सांख्यिकी है उसे हम दो अर्थों में पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान रखना बस, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का मतलब क्या है? तथ्यों या मूल्यों का समूह है, तथ्यों का समूह है या मूल्यों का समूह है। और कैसे कि हम जो डेटा का संकलन करते हैं ना, जो डेटा है उसे हम बहुवचन के रूप में पढ़ते हैं। बहुवचन के रूप में कैसे कि आप किसी एक डेटा को सांख्यिकी नहीं मान सकते, क्योंकि डेटा का अर्थ मैंने बताया था न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, संख्यात्मक सूचनाएं जिनमें तुलना का गुण हो, आपस में तुलना की जा सके, सजातीय या एकरूपता का गुण हो, कि आप एक विद्यार्थी के अंक ले रहे हो तो दूसरे विद्यार्थी के भी अंक ले रहे हो। यदि आप दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या ले रहे हो कि इस साल दुर्घटना में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या, किस किस प्रकार उनकी दुर्घटना हुई, रोड एक्सीडेंट से कितने व्यक्ति मरे, और दूसरी साल रोड एक्सीडेंट से कितने व्यक्ति मरे, या अन्य जो दुर्घटनाएं हुई वो किस किस रूप में हुई, तो जो डेटा है उनकी तुलना कर रहे हो आप। और केवल एक डेटा है ना, वो आप सांख्यिकी नहीं बोल सकते। डेटा क्या है? बहुवचन के रूप में होगा, मूल्यों के समूह के रूप में होगा, तभी उनमें तुलना की जा सकती है और उनमें एकरूपता का गुण होना चाहिए। इतना मैंने बताया था। और फिर एक वचन में, तो एक वचन में जो सांख्यिकी विधियां हैं, जो सांख्यिकी विधियां हैं या रीतियां हैं, उसे एक वचन में बताया था मैंने, एक वचन के रूप में। कैसे सांख्यिकी विधियां या रीतियां कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम डेटा का संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं। सांख्यिकी विधियां क्या है? तो सर्वप्रथम हम डेटा का संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं। उसके बाद में संकलित आंकड़ों का हम वर्गीकरण करते हैं कि कौन से डेटा, जैसे आप यदि आय की जानकारी है तो आप देख रहे हो कि 5,000 कमाने वाले इतने हैं, 1,000 कमाने वाले इतने व्यक्ति हैं, ऐसे वर्गीकृत कर दिया आपने। जो खुले संबंध है, बिखरे हुए संबंध है, उनको आपने वर्गीकरण के रूप में कर दिया। जैसे मैं ये बोलूं, आप किसी कक्षा में नंबर देखना चाह रहे हो, कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी, सबके आपने नंबर लिख लिए, फिर आपको पता लगा कि 10 नंबर प्राप्त करने वाले 5 विद्यार्थी हैं, 12 नंबर प्राप्त करने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 9 नंबर प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं। जैसे 10 नंबर का टोटल टेस्ट है, 1 नंबर प्राप्त करने वाले एक नंबर प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी है। इस प्रकार जो आप डेटा का वर्गीकरण कर रहे हो ना, वर्गीकरण किया आपने डेटा का अलग अलग,
और वर्गीकरण कर कर इसे एक सारणी के रूप में लिख रहे हो, तो पहले हम आंकड़ों का संकलन करेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, फिर सारणीयन, उस सारणीयन करने के बाद हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के अंदर समांतर माध्य निकालना, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, अपकिरण के माप है, और आगे जैसे मैं आपको बताऊंगा विश्लेषण के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपके टॉपिक में दे रखी है और कौन कौन से इस विश्लेषण के अंदर आएगा। एक सामान्य, जैसे अभी आप ये मान लो कि एवरेज निकालना है, जैसे आपको सारे विद्यार्थियों के या किसी परिवार में कमाने वाले व्यक्तियों की आय का औसत निकालना है। 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी, ये 10,000, ये 20,000 रुपये कमाता है, ये 30,000 रुपये कमाता है और ये 40,000 रुपये कमाता है, और सबका एवरेज निकालोगे तो 40, 30, 70, मतलब समांतर माध्य 80, 90, 100, 1 लाख है। टोटल सब कितने रुपए कमा रहे हैं? 1 लाख। कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। 1 लाख में 4 का भाग लगाओगे तो 25,000। तो ये विश्लेषण है कि इस परिवार की माध्य आय 25,000 रुपये है। तो विश्लेषण में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो हम विश्लेषण के अंदर बढ़ेंगे, और इसके बाद में हम निष्कर्ष निकालते हैं। विश्लेषण करने के बाद कि डेटा का विश्लेषण कर लिया और उसके बाद में निष्कर्ष निकाल लिया, यही सांख्यिकी है एक वचन के रूप में। और सांख्यिकी का अर्थ ये बहुवचन और एक वचन के रूप में लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेटा का संकलन क्या है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन किस प्रकार किया जाएगा। और कल मैंने आपको ये बताया था डेटा है क्या। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो कि जब टॉपिक, ये मैं आपको बेसिक परिचय वाला टॉपिक, आंकड़ों का संकलन, सारणीयन, ये जो टॉपिक करवा दूं 3-4 शुरुआत के, और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो वर्गीकरण और सारणीयन के अंदर शामिल है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप पढ़ने से पहले हमें, तो वो कुछ महत्वपूर्ण बातें ये सारी बता दूं। इन्हें आप केवल अच्छे से समझना है आपको। आप ऐसे नहीं कि इनमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हो या कोई आप बुक लेकर आ गए उसमें यही चीज़ें पढ़ते जा रहे हो। एग्जाम में जब प्रश्न देखते हो तो यहाँ से जो प्रश्न है वो 1 या 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। अब ऐसा नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों में उलझ कर रह जाओ ना, कि बहुत ज़्यादा केवल कई क्या समझते हैं कि जब सांख्यिकी पढ़ते हैं संगणक की तैयारी करने वाले, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जैसे ही पूरा हो जाता है ना, कि समांतर माध्य, माध्य का बहुलक, वो समझते हैं, या अपकिरण के माप मान लो, यहाँ तक पूरे होने के बाद समझते हैं बस यहाँ आधे नंबर तो आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितनी यूनिट दे रखी है आपके सिलेबस में, सबका अच्छे से और पूरा नॉलेज होना चाहिए, पढ़ा हुआ पूरा होना चाहिए। फिर वहां जाओगे आप, तब आराम से आप 70-80% क्वेश्चन कर पाओगे। और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो लगभग सारे प्रश्न आप सोल्व करोगे। और नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ आप इस क्लास से जुड़े हुए रहिए, मैं आपको सारे जो मैटर है वो कंप्लीट करवाऊंगा, और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथ में हर 1-2 क्लास के बाद में, कि यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, हाल ही की रिसेंटली जो भी एग्जाम हुई है स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको यहीं पर सोल्व करवाऊंगा। तो देखना डेटा का संकलन क्या है। तो देखो आंकड़ों के संकलन की बात करूं मैं, कल आपको मैंने डेटा बता दिया था और मैंने कहा था आप इतना ही याद रखना डेटा कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, संख्यात्मक सूचनाएं जिनमें तुलना का गुण हो और एकरूपता या सजातीयता का गुण हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेटा बोलते हैं। और डिटेल से मैंने आपको बताया था डेटा है क्या। आज मैं बोल रहा हूं डेटा का संकलन है ना, डेटा का संकलन या डेटा का कलेक्शन, डेटा का संकलन वो 2 विधियों से किया जाता है। एक तो है प्राइमरी मेथड, प्राथमिक विधि, और एक है द्वितीयक विधि, सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। प्राइमरी मेथड क्या है? सॉरी, आपको मैं क्या, डेटा है, डेटा का संकलन, डेटा 2 प्रकार के है ना। पहले कल डेटा तो हमने पढ़ाई है। डेटा 2 प्रकार के, एक तो प्राथमिक डेटा और एक द्वितीयक डेटा। कहा मैं भी प्राथमिक विधि और
एक डेटा है, हम डेटा कल हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। और डेटा ये दो प्रकार के हैं, प्राथमिक समंक, प्राथमिक डेटा प्राइमरी डेटा, और द्वितीयक डेटा सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक डेटा क्या है? तो प्राथमिक डेटा है कि जो भी अनुसंधान कर रहा है या जो भी निरीक्षण कर रहा है, उस अनुसंधानकर्ता द्वारा या निरीक्षणकर्ता द्वारा पहली बार में मौलिक रूप से, मतलब ओरिजिनल मूल रूप से जो डेटा इकट्ठे किए जाए ना, उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। आप अनुसंधान करता, निरीक्षण करता पहली बार, ये कैसे? छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूं कि मैं ये बोलता हूं, हमेशा अपने लिए सोचा करो कि आप ही अनुसंधान करता हो, निरीक्षण करता हो। आप जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, वहां मैं आपको ये बोलूं कि आपको यह शहर, मान लो आप बहुत बड़ा हो गया तो ये मान लो अपनी कॉलोनी के लिए मान लो आप शहर में हो, तो गांव ढाणी तो अपनी वैसे ही छोटी है। आप वहां जो भी व्यक्ति है ना, सारे गांव में हर परिवार की औसत आय जानना चाहते हो कि हर परिवार की औसत आय है क्या मंथली, तो आप क्या कर रहे हो? आप खुद हर घर में जा रहे हो और हर घर का दरवाजा खटखटाया आपने, और हर घर से व्यक्ति आया तो आप जाकर किसी भी अंदर गए, आप बैठे, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसमें 18 साल से बड़े सदस्य ये हैं, उनमें नौकरी व्यवसाय में लगे हुए कितने व्यक्ति हैं, उनकी इनकम क्या है, वो आप सब क्या डेटा इकट्ठे कर रहे हो। और आप मूल रूप से इकट्ठे कर रहे हो, ओरिजिनली रूप से खुद उपस्थित होकर इकट्ठे कर रहे हो, वो क्या आपके प्राथमिक संबंध। जैसे मैं ये बोलता हूं, भारत सरकार RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत सरकार का विभाग, उनके द्वारा जनगणना के जो डेटा इकट्ठे किए जाते हैं ना, हर घर में डोर टू डोर जाकर इकट्ठे किए जाते हैं, वो क्या है? प्राथमिक मूल रूप से इकट्ठे किए जा रहे हैं, हर होम टू होम जाकर इकट्ठे किए जा रहे हैं वो, तो वो क्या है? प्राथमिक डेटा है, प्राथमिक संबंध है, प्राइमरी डेटा है। तो प्राथमिक संबंध क्या है? वे संबंध जो अनुसंधानकर्ता द्वारा, अनुसंधानकर्ता या निरीक्षणकर्ता या निरीक्षणकर्ता द्वारा पहली बार मूल रूप से या मौलिक रूप से या मौलिक ओरिजिनली मौलिक रूप से इकट्ठे किए जाते हैं, वो क्या है? आपके प्राथमिक संबंध है। अब देखो, जो भी आपने उद्देश्य निर्धारित किया है, तो आप यदि इस उद्देश्य के लिए प्राइमरी डेटा इकट्ठे कर रहे हो, प्राइमरी मतलब आप होम टू होम जाकर, व्यक्ति टू व्यक्ति मिलकर, या मूल रूप से इकट्ठे कर रहे हो, आप जैसे भी आप प्राइमरी मौलिक रूप से इकट्ठे कर रहे हो उनको, तो ये अधिक विश्वसनीय होंगे। तो ये क्या है? जो भी तरीके से आप इकट्ठे कर रहे हो, व्यक्ति टू व्यक्ति जाकर इकट्ठे कर रहे हो, या मौखिक अनुसंधान कर कर, या किसी व्यक्ति को फोन कर कर, जो भी एक तरीके से आप इकट्ठे कर रहे हो, वो आपके प्राइमरी डेटा मौलिक रूप से आपने इकट्ठे किए। तो मौलिक रूप से इकट्ठे किए तो अधिक विश्वसनीय होंगे। अधिक विश्वसनीय होंगे, खर्चीले होंगे, खर्च ज्यादा आएगा। अधिक विश्वसनीय होंगे, खर्चीले होंगे, तो ये तो आपके हैं प्राइमरी डेटा। अधिक धन व श्रम मतलब ज्यादा लगेगा, सीधा लिख दूं मैं, धन व श्रम, खर्चीले हैं वहां पर, धन व श्रम अधिक लगेगा, तो अधिक विश्वसनीय होंगे। धन व श्रम ज्यादा लगेगा इनमें, तो वो तो क्या आपके प्राइमरी डेटा। द्वितीयक संबंध क्या है? तो द्वितीयक संबंध है सीधा सीधा, देखो डायरेक्ट शॉर्ट रूप में याद किया करो। हालांकि द्वितीयक संबंध अप्रकाशित भी होते हैं, लेकिन सीधा मैं बोलूं प्रकाशित संबंध का ना, वो द्वितीयक संबंध होते हैं। आप बोलोगे प्रकाशित संबंध कैसे?
जो किसी अन्य संस्था या व्यक्ति ने इकट्ठे कर लिए और आप उनके इकट्ठे किए हुए समंक को किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, गूगल पर इंटरनेट पर गूगल चलाया, वहां से कोई वेबसाइट खोली, वहां देखा वो डेटा पड़े हैं, वो डेटा आपने वहां से उठा लिए। इसका मतलब आप किसी अन्य संस्था या व्यक्ति द्वारा इकट्ठे किए गए समंक को उनके द्वारा वो प्रकाशित किए जा चुके हैं किसी पत्र पत्रिका में, किसी वेबसाइट में, और वो समंक आप ले रहे हो या उठा रहे हो वहां से, तो वो क्या है? द्वितीयक समंक है। जैसे मैं ये बोलूं कि भारत सरकार कृषि श्रमिकों के डेटा इकट्ठे करती है, समंक इकट्ठे करती है, मतलब प्राइमरी, और उसे आप वेबसाइट से अपने उद्देश्य के लिए, ये देखो सब अपनी लैंग्वेज में पढ़ा करो, मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, सारे नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाया करो, किससे आपको याद रहे हमेशा, अपने उद्देश्य के लिए वहां से ले रहे हो। तो बात समझे? जैसे मैं ये बोलूं, देखो प्राथमिक और द्वितीयक समंक में इतना सा अंतर है, किसी व्यक्ति के लिए कोई प्राथमिक समंक है, वही समंक किसी अन्य के लिए द्वितीयक समंक हो सकते हैं। जनगणना के समंक सरकार के लिए तो प्राथमिक है, भारत सरकार ने इकट्ठे किए जनगणना के समंक। फिर आप भी क्या उस जनगणना के समंक जब डेटा आप देखते हो तो आप किसी पत्र पत्रिका के माध्यम से या किसी वेबसाइट के माध्यम से देखते हो, तो जनगणना के समंक आप यदि काम में ले रहे हो ना, या मैं काम में ले रहा हूं, हम देखकर काम में ले रहे हैं उन्हें, तो वो हमारे लिए क्या है? द्वितीयक है। तो क्या है? थोड़ा सा इतना सा अंतर है कि प्राथमिक समंक किसी के लिए कोई प्राथमिक समंक है, तो किसी अन्य व्यक्ति के लिए द्वितीयक समंक हो सकते हैं। तो प्राथमिक समंक समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल लिख दूं मैं, भारत सरकार, वहां भी पता लग गया आपको से, भारत सरकार द्वारा जनगणना के डेटा या आंकड़े इकट्ठे करना, समंक। तो ये क्या है? प्राथमिक समंक है। तो प्राथमिक समंक क्या है, डेटा क्या है, कल बताया था मैंने। और थोड़ा सा यहाँ इतना सा यदि शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखो तो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, संख्यात्मक सूचनाएं, संख्यात्मक सूचनाएं जिनमें एकरूपता या सजातीयता का गुण हो, सजातीयता का गुण हो और तुलना की जा सके। तो आप डेटा ध्यान रखना, संख्यात्मक सूचनाएं, एकरूपता या सजातीयता का गुण हो, तुलना की जा सके। डेटा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? जो मूल रूप से, मौलिक रूप से इकट्ठे किए जाएं किसी संस्था या किसी अनुसंधानकर्ता या किसी व्यक्ति के द्वारा। और द्वितीयक समंक क्या है? द्वितीयक समंक जहां प्रकाशित शब्द आए वो द्वितीयक समंक होते हैं। वो प्रकाशित समंक मतलब आप किसी डेटा को अनुसंधान करता है, निरीक्षण करता है, किसी व्यक्ति के द्वारा इकट्ठे किए जा चुके हैं और उन्हें किन्हीं वेबसाइट के माध्यम से या किन्हीं प्रकाशित स्रोत से प्राप्त किया जाता है अनुसंधानकर्ता द्वारा, वो क्या होते हैं? द्वितीयक समंक होते हैं। अब देखो इनको इकट्ठे करने की विधियां क्या है, मतलब कैसे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करोगे और कैसे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करोगे। सेकेंडरी डेटा को कैसे इकट्ठे किए जाएंगे, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, और प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाएगा। तो देखना, हाँ, तो अब हम देखते हैं कि आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है। तो आंकड़ों का संकलन है, डेटा मैंने आपको बता दिया,
प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बता रहा हूं आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाता है। तो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और एक है डेटा द्वितीयक डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। तो द्वितीयक आंकड़ों का संकलन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन और द्वितीयक आंकड़ों का संकलन। अब बताता हूं, देखो प्राथमिक आंकड़ों का संकलन के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन कैसे किया जाएगा। तो प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के लिए कुछ मेथड्स काम में लेते हो आप। वो कौन कौन से मेथड है? तो एक तो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। मतलब प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कैसे कि जब डेटा इकट्ठे करने का क्षेत्र सीमित हो और जहां पर पूर्णतया शुद्ध आपको डेटा इकट्ठे करने हैं, वहां डेटा जो इकट्ठे किए जाते हैं वो इस मेथड के द्वारा किए जाते हैं कि जिसमें डेटा होम टू होम जाकर या पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति टू व्यक्ति जाकर डेटा इकट्ठे किए जाएं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि क्षेत्र सीमित है, क्षेत्र सीमित है, ये तो आपको ध्यान में रखना है, और क्षेत्र सीमित है और वहां आपको शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति जाननी है। तो ये डेटा इकट्ठे करने के लिए आप व्यक्ति टू व्यक्ति जाओगे, या होम टू होम जाओगे, व्यक्ति टू व्यक्ति जाओगे, वहां जाकर डेटा इकट्ठे करोगे। तो क्षेत्र सीमित है और जहां पर आपको शुद्ध, पूर्णतया शुद्ध डेटा इकट्ठे करने हो, वहां आप ये विधि काम में लगो, प्रत्यक्ष रूप से जाओगे आप। दूसरा क्या है? दूसरा मेथड है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत, अप्रत्यक्ष मौखिक, व्यक्तिगत नहीं सॉरी, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। देखो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रूप से इकट्ठे नहीं किए जा सकते, और मैं ऐसा कई बार क्लास में पढ़ाते हुए बताता भी हूं कि आपको जैसे मान लो किसी लड़की की शादी है या आपके किसी सिस्टर की शादी है, आप जब लड़का देखने के लिए जाते हो, आपके घर वाले आप लड़का देखने के लिए गए, तो वहां आप डायरेक्ट उस लड़के से ये थोड़ी पूछ सकते हो कि आप शराब पीते हो क्या। यदि पूछ भी लोगे तो वो नहीं करेगा, या आप सिगरेट तो नहीं पीते ना, शराब तो नहीं पीते ना, या आप जुआ तो नहीं खेलते ना। ऐसी जानकारी आप डायरेक्ट थोड़ी पूछ सकते हो, ये जानकारी आप इनडायरेक्ट रूप से इकट्ठी करोगे। जैसे मैं आपको ये बोलूं, एग्जाम्पल के तौर पर ये बोलूं कि आपको है ना शिक्षा मंत्रालय, उसे उच्च शिक्षा मंत्रालय महाविद्यालय में छात्रों की उपस्थिति की जानकारी इकट्ठी करनी है। तो आप मेरे को ये बताओ, क्या ये डायरेक्ट रूप से संभव है? क्या डायरेक्ट रूप से ये संभव है कि आप गए और हर एक छात्र से आपने पूरे राजस्थान में पूछ लिया? मतलब जब अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत हो, जहां डायरेक्ट रूप से डेटा इकट्ठा करना संभव नहीं हो, वहां हम ये इनडायरेक्ट मेथड काम में लेते हैं कि आप गए, आप ऑफिस में गए, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक जो भी है स्कूल में इकट्ठे कर रहे हो, महाविद्यालय में इकट्ठे कर रहे हो उपस्थिति की जानकारी, वहां गए और उनसे पूरे साल के डेटा आपने एक साथ इकट्ठे कर लिए कि कौन छात्र कैसे हर महीने में कितनी उपस्थिति रही है छात्रों की, कितना एवरेज आ रहा है, 80% उपस्थिति है, 70% उपस्थिति है, ऐसे आपने सब जगह से इकट्ठे कर लिए। तो वो क्या है डेटा? वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान है। या जैसे मान लो आपको श्रमिकों की इनकम जाननी है, फैक्ट्री में श्रमिकों की इनकम जाननी है, तो आप डायरेक्ट हर मजदूर के पास नहीं जाकर मिल उस फैक्ट्री के अंदर गए
और वहां मालिक से आपने ये डेटा इकट्ठे कर लिए, जानकारी इकट्ठी कर ली। तीसरा क्या है, संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति ये कब प्रयोग की जाती है, मतलब यहां डेटा इकट्ठे करने के लिए स्थानीय स्तर पर संवाददाता नियुक्त होते हैं। और मुख्यतः ये जो आप दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये जो समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हो, उनके डेटा हर स्थानीय स्तर पर संवाददाता नियुक्त है इनके, उनके द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं, फिर आगे हेड ऑफिस में वो डेटा पहुंचाए जाते हैं। तो ये फिर वो अखबार पब्लिश होता है और एडिटर के द्वारा जो भी एक काट छाट की जाती है वो एक उनका अलग प्रोसेस है। लेकिन स्थानीय स्तर के संवाददाता, हर व्यक्ति से थोड़ी सूचना मिलती है, लेकिन रोजाना अखबार तो आता है ना, संवाददाताओं से सूचना आगे पहुंचती है और अखबार छपता है। तो इसका प्रयोग ज्यादातर पत्र पत्रिकाओं में किया जाता है। या सरकार के द्वारा क्या है, वस्तुओं के मंडियों के अंदर वस्तुओं के बाजार भाव की जानकारी है, वो जानकारी भी इकट्ठी की जाती है। वो इस प्रकार इकट्ठी की जाती है संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति कर। एक है अनुसूची और एक है प्रश्नावली। प्रश्नावली भरवाकर और अनुसूची भरकर। देखो मैं अपने लैंग्वेज में, मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स होने चाहिए वो अपनी लैंग्वेज में होनी चाहिए कि अनुसूची भरकर, प्रश्नावली भरवाकर। ये कैसे, तो देखो इस बात को समझना आप। चलो यही देखते हैं, यही लिख देते हैं। ये तो है ना अनुसूची, तो ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा स्वयं भरी जाती है। जो अनुसंधान करता है या निरीक्षण करता है, अनुसंधानकर्ता या निरीक्षणकर्ता के द्वारा, खुद के द्वारा भरी जाती है अनुसूची। तो और प्रश्नावली, ये जिस व्यक्ति से हम डेटा इकट्ठे करें उसी से भरवाते हैं। तो प्रश्नावली तो भरवाकर उसे भरवा ली खुद से। रेस्पोंडेंट, PONDENT, रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, भरवाई जाती है उससे खुद से। कैसे, देखो समझाता हूं कि जहां मान लो शिक्षित व्यक्तियों से आपको डेटा इकट्ठे करने हैं, तो वहां आपने क्या किया, एक प्रश्नावली 15-20 प्रश्न, अपने जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुसार यथासंभव कम से कम प्रश्न तैयार कर लिए। इतने तो होने चाहिए कि आपका उद्देश्य पूरा हो। और बाद में क्या है, आप वो प्रश्नावली का सेट डाक के द्वारा या खुद उपस्थित होकर भी आपने जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी है उस व्यक्ति को दे दिया आपने। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो प्रश्नावली रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त करनी उस व्यक्ति को दे दिया, रेस्पोंडेंट को दे दिया आपने। और फिर उसने क्या, प्रश्नों के उत्तर दे दिया आपके, और आपने वो डेटा ले लिए। वो प्रश्न, वो पेज आपने जो भी बुकलेट दिया है, कोई पेज दिया है प्रश्नों का, वो ले लिया और आपने वो डेटा लेकर अपने ऑफिस में या कहीं भी आकर, आप जिस भी ऑफिस में आकर या कहीं से भी आपको वो तुलना करनी है, जो डेटा तैयार करनी है, वहां आकर आपने वो डेटा इकट्ठे कर लिए और बाकी तुलना के लिए अन्य जगह से इकट्ठे कर लिए। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली रेस्पोंडेंट के द्वारा भरी जाती है, खुद के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बोलूँ आपको, जैसे मान लो शिक्षा मंत्रालय है, जो पहले MHRD था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय है, उसे प्राध्यापक अध्यापकों के रहन सहन की जानकारी चाहिए, तो डाक के द्वारा क्या प्रश्नावली भेजेगा, वो सारे प्रश्नों के उत्तर मंगवाएगा और इकट्ठे कर लेगा। तो जहाँ व्यक्ति शिक्षित है, जहाँ ये कार्य संभव है प्रश्नावली भरवाकर, वहाँ तो हम प्रश्नावली के द्वारा भरवाते हैं। बस थोड़ा सा दोष इतना ज़रूर है कि हम क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं और अगला क्या प्रश्न समझो, उसका किस वे में उत्तर दे रहा है और हम किस वे में उत्तर चाहते हैं, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा दोष है प्रश्नावली का। और अनुसूची, ये अनुसूची इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, अनुसंधानकर्ता के द्वारा खुद ही भरी जाती है।
अब आपको यदि ऑटो रिक्शा चालकों की आर्थिक स्थिति जाननी है, अब कहाँ उनको प्रश्नावली क्या समझ में आएगा, वहाँ शिक्षा का स्तर ही नहीं है। भाई ऑटो रिक्शा चालक है, वो प्रश्नों को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा कि क्या पूछना चाह रहे हो, क्या इनके आंसर देना है। तो वहां पर क्या है, इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, मतलब इन्वेस्टिगेटर स्वयं जहां क्षेत्र में जाए, बाध्य है ये कि खुद को जाएगा, वो खुद जाएगा और बाद में जाकर प्रश्न पूछेगा और उनके उत्तर भरेगा। तो अनुसंधानकर्ता या इन्वेस्टिगेटर खुद क्षेत्र में जाकर बाद में जो तैयार करे वो तो अनुसूची भरकर, खुद भरकर तैयार करे वो तो अनुसूची। प्रश्नावली डाक के द्वारा भी भेजी जा सकती है, खुद क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन प्रश्नावली क्या रेस्पोंडेंट को दे दी जाएगी, उसका एक सेट, और जो उसका उत्तर देगा वो उत्तर भरकर पूरे तैयार कर आप ले आओगे, वो क्या है, प्रश्नावली भरवा कर। तो ये क्या है, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया। और आप जो मैं बोल रहा हूं इसी प्रकार इतना ही तैयार करना। द्वितीयक आंकड़ों का संकलन क्या है, तो द्वितीयक आंकड़े देखो प्रकाशित, मैं बार बार इंपॉर्टेंट बात यही बोल रहा हूं आपको कि ये आप ध्यान में रखोगे कि प्रकाशित स्रोत से है ना जो प्राप्त किए जाते हैं वो द्वितीयक आंकड़े हैं। प्रकाशित स्रोत से और अप्रकाशित स्रोत से भी हो सकते हैं। कैसे, अभी आपको बता देता हूं प्रकाशित और अप्रकाशित कैसे। अभी मैंने आपको बताया था पहले प्राइमरी डेटा है क्या और सेकेंडरी डेटा, मतलब द्वितीयक संबंध और प्राथमिक संबंध है क्या। तो द्वितीयक संबंध जब आप मूल रूप से या खुद नहीं जाकर किसी वेबसाइट से या किसी प्रकाशित स्रोत से प्राप्त करते हो, वो डेटा द्वितीयक संबंध है। तो द्वितीयक संबंध है मतलब जो प्रकाशित स्रोत से प्राप्त किए जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय WHO के द्वारा स्वास्थ्य के डेटा तैयार किए, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है। या कोई सरकारी प्रकाशन है, भारत सरकार को डेटा जारी कर रही है, वो सरकारी प्रकाशन है। या अर्ध सरकारी प्रकाशन, समिति व आयोगों की रिपोर्ट। तो वो प्रकाशन शब्द तो सब जगह है। समिति, विभिन्न समितियां व आयोगों की रिपोर्ट। या पत्र पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं, वो सारे क्या है, प्रकाशित स्रोत में शामिल है। तो देखो प्रकाशन सीधा सीधा आ रहा है। कई बार क्या है, द्वितीयक संबंध अप्रकाशित भी होते हैं। कोई संस्था है, वो अपनी निजी जानकारी के लिए डेटा इकट्ठे कर रही है और उसको उसने प्रकाशित नहीं करवाया। भाई अपने संस्था के लिए, अपनी निजी जानकारी के लिए वो डेटा इकट्ठे कर लिए उन्होंने, प्रकाशित संबंध क्या। अब आपको यदि चाहिए, वो प्रकाशित नहीं है, तो आप खुद उस ऑफिस में जाकर या उस संस्था में जाकर वहां से डेटा इकट्ठे कर रहे हो, तो वो कलेक्ट तो किसी अन्य के द्वारा किए गए, उस संस्था के द्वारा किए गए, बाद में आपने प्राप्त कर लिया उस संस्था से, तो वो अप्रकाशित भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, प्रकाशित जो आंकड़ों का संकलन है वो प्राइमरी डेटा का संकलन और द्वितीयक डेटा का संकलन, ये मैंने आपको बता दिया। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है ना, वो पढ़ा है दोबारा डेटा क्या है, डेटा कितने प्रकार के हैं, जो कल जिसके बारे में हमने डेटा के बारे में देखा था, थोड़ा बेसिक परिचय भी हमने पढ़ा था, और डेटा का संकलन कैसे किया जाता है। टॉपिक का नाम भी मैंने यही दिया है, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन। मैं फिर बार बार आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप YouTube पर, या देखो YouTube पर पढ़ने का मतलब तो ये है कि हम थोड़ा बहुत बेसिक यदि नॉलेज यदि नहीं है तो थोड़ा बहुत नॉलेज प्राप्त भी कर लिया जाए, तो कोई भी आपके पास कंपटीशन की बुक है उसको समझने में आसानी होती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो भी मैं आपको बताऊं वो हो सकता है कि मैं थोड़ा कम मैटर आपको बता रहा हूं ना, लेकिन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं। और आप भी यदि पढ़ो तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ लेना। जैसे मैं प्रैक्टिकल में आऊँगा आपको पता लग जाएगा मैं किस प्रकार या किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से आपको कितना समझा पा रहा हूँ मैं चीज़ों को। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन सारे विद्यार्थियों तक पहुँचा दो जो कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद कर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। केवल यूट्यूब के माध्यम से स्टैटिस्टिक्स और धीरे धीरे मैं इकोनॉमिक्स को, कंप्यूटर को और मैथ्स को भी यहाँ लाने का प्रयास करूँगा कि जो 70 नंबर का पोर्शन है वो अच्छे से और एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल हम पूर्णतया एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाए। धन्यवाद। बस लाइक और शेयर करना मत भूलना।